जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 से संबंधित 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण तथ्यों की भी चर्चा करते हुए चलेंगे, ताकि यहाँ से आपका केवल 30 नहीं बल्कि 50 से 60 प्रश्न क्लियर हो सके। अगर आप एसपीटी एक्ट पढ़े हैं या फिर नहीं भी पढ़े हैं तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसपीटी एक्ट से संबंधित जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे मैंने इसमें सभी प्रश्नों को शामिल किया है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार आप किताब को जरूर पढ़ें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? काफ़ी आसान सा सवाल है। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट में लिखते हुए चले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नरीखंड। क्या होगा? नरीखंड। अगला प्रश्न, संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर जो अभी बिहार में है एवं वीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए इस क्षेत्र का पुराना नाम क्या था, जिसे दामिन ए कोह के नाम से भी जाना जाता है? काफ़ी अच्छा सवाल है, लेकिन इसका आंसर जानने से पहले हम संथाल परगना क्षेत्र को मैप पे देख लेते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उससे भी जान लेते हैं। ये रहा आपका झारखंड का मैप। यहाँ पे आप ये वाला कोना में आप देखेंगे, इसमें 6 जिले आते हैं और यही क्षेत्र संथाल परगना का क्षेत्र है। वो कौन कौन से 6 जिले हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। पहला आपका हो गया देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। ये 6 जिले हैं संथाल परगना में आते हैं, जहाँ पे एसपीटी एक्ट लागू है। बाकी इन 18 जिलों में कौन सा एक्ट लागू है? सीएनटी एक्ट। कौन सा एक्ट? सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट से संबंधित भी हम महत्वपूर्ण सवाल करवा चुके हैं, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जंगल तरी ट्रैक। देखिए, दामिन ई कोह भी कहा जाता था और जंगल तरी ट्रैक भी कहा जाता था, जो इसका पुराना नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है? तो संथाल परगना क्षेत्र में जो मूल निवासी हैं वो है पहाड़िया जनजाति। माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, 2 प्रकार के वहाँ पर जनजाति है जो मूल निवासी है। अगला प्रश्न है, संथाल परगना के अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी में किस नंबर से दर्शाया गया है? तो राजस्व पंजी में तौजी नंबर से इसे दर्शाया गया है। किस नंबर से? तौजी नंबर से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर किया गया? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937। अगर ऑप्शन में ये वाला नहीं रहेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैंजर कमेटी। कौन सा कमेटी? गैंजर कमेटी। देखिए, गैंजर कमेटी की बंदोबस्त रिपोर्ट आने के बाद बिहार सरकार के द्वारा संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया और इसी के सिफारिश के आधार पर एसपीटी एक्ट 1949 का निर्माण किया गया। इसको मैंने डिटेल से नीचे लिख दिया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप ज़रूर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मिस्टर गैंजर की बंदोबस्त रिपोर्ट आई, इसके बाद बिहार सरकार के द्वारा संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 का गठन किया गया, जिसके सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया। और इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय और 72 धाराएँ हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय और कितनी धाराएँ हैं? 72 धाराएँ। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि संथाल परगना क्षेत्र में पहला रैयती कानून कब लागू किया गया था? तो पहला रैयती कानून कब आया था? 1872 में। कब? 1872 में, जिसका क्या नाम था? संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एसपीटी एक्ट में कृषि वर्ष का क्या अर्थ है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो कृषि वर्ष का क्या अर्थ है? तो पहला इसमें ऑप्शन है, जहाँ बंगला साल चलता है वहाँ प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष। दूसरा ऑप्शन है कि जहाँ फसली साल चलता है वहाँ प्रथम आश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष। तीसरा ऑप्शन है, जहाँ राज्य सरकार भूस्वामी है वहाँ अप्रैल के पहले दिन से प्रारंभ हो रहा वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कृषि वर्ष के अंतर्गत आएगा। देखिए, जहाँ पे बंगला साल चलता है वहाँ पे प्रथम वैशाख है, उस दिन से कृषि वर्ष प्रारंभ होगा। और जहाँ पे फसली साल चलता है वहाँ पे आश्विन से प्रारंभ होगा।
और जहाँ पे राज्य सरकार भूस्वामी है, जहाँ पे राज्य सरकार ही सब मालिक है, तो वहाँ पे अप्रैल से कृषि वर्ष आरंभ होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एसपीटी एक्ट में खास ग्राम का अर्थ है वैसा ग्राम जहाँ। तो एसपीटी एक्ट में खास ग्राम किसे कहा गया है? तो वैसा ग्राम जहाँ ना तो मूल रैयत हो और ना ही उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो, इसे खास ग्राम कहा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस धारा के तहत निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? तो ये किस धारा में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा 5। अगला प्रश्न है, एसपीटी एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत रैयतों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो धारा 12 में रैयतों को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। पहला है निवासी जमाबंदी रैयत, दूसरा है गैर निवासी जमाबंदी रैयत और तीसरा है नए रैयत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लंबा प्रश्न है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से आपका 4-5 प्रश्न आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन है कि रैयतों के भूमि उपयोग के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रैयतों के जो भूमि उपयोग के अधिकार है, इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो ये है धारा 13 में। किस में? धारा 13 में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, तो रैयत बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े, यहाँ पे कपड़े नहीं होगा, खपड़े होगा, खपड़े बना सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है कि रैयत अपने जोत में बिना शुल्क के बांध, याहर, तालाब, कुआं आदि का निर्माण कर सकता है, बशर्ते इससे किसी अन्य को क्षति ना पहुँचे या क्षति पहुँचने की संभावना न हो। तो ये भी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है, रैयत को अपनी जोत में अपने द्वारा लगाए हुए वृक्षों पर निःशुल्क लाह उपजाने और रेशम कीट पालने का अधिकार होगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। लास्ट ऑप्शन है, रैयत अपने द्वारा भूमि पर लगाए गए बांस और महुआ वृक्ष को बिना अनुमति के काट सकता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बांस को तो वो काट सकता है, लेकिन महुआ वृक्ष को उपायुक्त के बिना अनुमति से नहीं काट सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन में है महुआ वृक्ष। एक्सेप्शन में क्या है? महुआ वृक्ष। सभी वृक्ष को काट सकता है, अपने अनुसार उपयोग कर सकता है, लेकिन महुआ वृक्ष को भले वो लगा है लेकिन वो नहीं काट सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण है, इसका उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेद में, इसको हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनता है। देखिए, भूमि के उपयोग के संबंध में रैयतों का जो अधिकार है किस धारा में है? धारा 13 में इसका उल्लेख है। अब धारा 13 में कौन कौन से क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, रैयत अपनी जोत को किसी भी रीति से जो स्थानीय प्रचलन या रीति रिवाज से अधिकृत है उपयोग कर सकता है, लेकिन जहाँ कोई रीति रिवाज नहीं है वहाँ भूमि की गुणवत्ता नष्ट नहीं होनी चाहिए। कहने का अर्थ है, जैसे कोई जोत है, कोई भूमि अगर किसान का अपना है, रैयत का अपना है, तो उस भूमि का आप जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं, चाहे उसका उर्वरता जाए चाहे बनी रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ पे कोई रीति रिवाज नहीं है वहाँ पे भूमि का उपयोग जैसे चाहे वैसे कर सकता है रैयत, लेकिन उसकी गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए। इसको आप जरूर ध्यान रखें। अगला, इसका उल्लेख धारा 13 में है, यानी कि इस तरीके से रैयत अपनी भूमि का उपयोग कर सकता है। धारा 14 में कहा गया है कि भूस्वामी द्वारा किसी रैयत को उसकी जोत से बिना उपायुक्त के आदेश से बेदखल नहीं किया जा सकता। उपायुक्त आदेश देगा कि उस भूमि से उस रैयत को बेदखल कर दिया जाए, तभी उस रैयत को बेदखल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख किस धारा में है? धारा 14 में। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। धारा 15 में कहा गया है कि रैयत को अपनी जोत में बिना किसी शुल्क के ईंट या खपड़े, यहाँ कपड़े नहीं होगा, खपड़े बनाने का अधिकार होगा, यानी कि रैयत अपनी जोत पर, अपनी भूमि पर ईंट खपड़ा कुछ भी बना सकता है। इसका उल्लेख किस में है? धारा 15 में किया गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है। अगला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, धारा 16। इसमें कहा गया है कि रैयत भूस्वामी की अनुमति के बिना अपने भूमि पर बांध, याहर, तालाब, कुआं आदि का निर्माण कर सकता है,
बशर्ते इससे किसी अन्य को क्षति ना पहुँचे या क्षति पहुँचने की संभावना न हो, और वह अपने जलाशयों में मछली पालन तथा अन्य उत्पादन कर सकता है, लेकिन घरेलू और कृषि उद्देश्य के लिए ही उत्पादन कर सकता है। यदि वो चाहे कि कुआं तालाब बना करके हम वहाँ पे व्यापार के लिए उत्पादन करें, तो व्यापार के लिए अगर करेगा तो उसको शुल्क लगेगा, और वो घरेलू और कृषि उद्देश्य से अगर करेगा उत्पादन तो उसको कोई शुल्क नहीं लगेगा और उसको कोई अनुमति लेना नहीं पड़ेगा। तो इसको आप जरूर ध्यान रखें कि व्यापार के लिए अगर करेगा उत्पादन, मछली पालन करेगा तो उसको शुल्क लगेगा, अगर व्यापार के लिए नहीं करेगा तो उसको कोई शुल्क नहीं लगेगा, और वो भूस्वामी के बिना अनुमति से वो बांध या हर तालाब सब खुदवा सकता है, वहाँ पे उत्पादन कर सकता है। तो धारा 16 काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद रखें। अगला है धारा 17। धारा 17 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और धारा 18 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 13 से लेकर 18 तक सभी धाराओं को आप अच्छे तरीके से याद रखें। तो धारा 17 में कहा गया है कि रैयत अपनी भूमि पर वृक्ष, उद्यान एवं बांस लगा सकता है और उन्हें काट कर उपयोग कर सकता है। इसके अलावा अन्य वृक्ष भी वो लगा सकता है, लेकिन महुआ वृक्ष को अनुमंडल पदाधिकारी जो है उपायुक्त की अनुमति के बिना नहीं काट सकता। अभी हमने बताया एक्सेप्शन में क्या है, महुआ वृक्ष कोई भी वृक्ष लगा सकता है, काट सकता है, लेकिन महुआ वृक्ष को लगा दिया या फिर तो उसको वो नहीं काट सकता बिना अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना। साथ ही उसे अपने वृक्षों पर बिना शुल्क के लाह उपजाने और रेशम कीट पालने का अधिकार होगा, और जो भी वृक्ष लगाया है रैयत उस पर वो लाह उपजा सकता है और रेशम कीट पालन कर सकता है। 21 धारा में है, तो धारा 17 में कहा गया है। तो धारा 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा 18 में कहा गया कि रैयत अपने भूमि पर कृषि या घरेलू उद्देश्य के लिए कच्चा या पक्का भवन बना सकता है। कृषि या घरेलू उद्देश्य के लिए, ध्यान रखिएगा, व्यापार के लिए नहीं बना सकता है, केवल कृषि और घरेलू उद्देश्य के लिए कच्चा और पक्का भवन बना सकता है अपने भूमि पर रैयत। किस धारा में? धारा 18 में। तो धारा 13 से लेकर 18 तक आपको जरूर याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धारा 19 के तहत जोत के किसी भाग का लगान कितने रुपये से कम होने पर किसी भी स्थिति में ऐसे जोत का उप विभाजन नहीं होगा। कहने का मतलब है, जैसे इतना बड़ा खेत है, इसको अगर छोटे छोटे टुकड़ा करना है तो उसका जो लगान है कितने रुपये से अगर कम हो जाएगा तो इस भूमि का टुकड़ा यानी इस भूमि का विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो यह है 3 रुपये से कम। अगर भूमि का शुल्क, उसका लगान 3 रुपये से कम हो गया तो उस भूमि का विभाजन, उस भूमि का टुकड़ा नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धारा के तहत रैयत द्वारा किया हुआ भूमि का स्थानांतरण तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि स्थानांतरण का अधिकार अभिलेख में उल्लेख न हो। तो जब तक कि स्थानांतरण का उल्लेख अधिकार अभिलेख में नहीं होगा तब तक वो स्थानांतरण अमान्य होगा। तो ये किस धारा में है? तो ये धारा 20 में है। किस में? धारा 20 में है। और धारा 20 में क्या क्या आता है उसको देख लेते हैं। किसी अनुमंडल में रैयती जोत का लीज उपायुक्त की लिखित अनुमति से 1 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है। लीज पर कितने वर्ष तक के लिए लिया जा सकता है? 1 वर्ष तक के लिए। दूसरा है कि आदिवासी रैयत उपायुक्त की लिखित पूर्वानुमति से अपनी भूमि का दान अपनी विधवा माँ को या अपनी मृत्यु के बाद निर्वाह के लिए अपनी स्त्री को कर सकता है, यानी कि अपनी माँ को, अपनी स्त्री को दान कर सकता है, बशर्ते दान में दिया हुआ भूमि उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल का आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जितना भूमि है उस भूमि का वो अगर दान में दे रहा है तो उसका आधा से अधिक जमीन दान में नहीं देगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे और है इसमें कि रैयत अपनी भूमि का दान बहन एवं पुत्री को कर सकता है। किसको किसको कर सकता है? बहन, पुत्री को कर सकता है, विधवा माँ को कर सकता है और अपनी पत्नी को कर सकता है, और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धारा 34 के तहत डिप्टी कमिश्नर गांव की बंजर भूमि को निम्नलिखित में से किसके लिए अलग कर सकता है। तो बंजर भूमि को किसके लिए अलग कर सकता है? तो जाहिर थान,
शमशान, कब्रिस्तान, तीनों के, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन सभी के लिए डिप्टी कमिश्नर जो है यानी कि उपायुक्त है, गांव के बंजर भूमि को अलग कर सकता है इसके लिए। अगला प्रश्न है, बंदोबस्त की गई भूमि कितने वर्ष की अवधि के भीतर आबाद नहीं की गई हो तो जमाबंदी रैयत, ग्राम प्रधान या मूल रैयत भूस्वामी के आवेदन पत्र देने पर उपायुक्त को यह अधिकार होगा कि वह बंदोबस्ती को रद्द कर दे तथा नियम पूर्वक पुनः बंदोबस्ती कर दे। तो यह है 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि कोई भूमि को बंदोबस्त किया गया है, कहने का अर्थ है किसी को दूसरे किसी रैयत को खेती करने के लिए दिया गया है इस भूमि पर, और ये 5 साल तक खेती करता है और 5 साल के बाद इस भूमि को नहीं छोड़ता है या फिर इसको आबाद नहीं करता है, तो जमाबंदी रैयत, ग्राम प्रधान या मूल रैयत या भूस्वामी के आवेदन पत्र देने पर उपायुक्त को क्या अधिकार होगा कि इस भूमि का जो बंदोबस्ती है इसको रद्द कर देगा और इस भूमि का पुनः से बंदोबस्ती करेगा, यानी फिर किसी दूसरे रैयत को देगा। और इसका उल्लेख किस धारा में है? तो इसका उल्लेख धारा 33 में। किस में है? धारा 33 में। आगे बढ़ते हैं। किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में किसी बंजर भूमि या रिक्त जोत किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है? तो किस धारा में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 41 में। अगला प्रश्न है, किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में किसी बंजर भूमि या रिक्त जोत किसी गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका उल्लेख किस धारा में है? तो धारा 41 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या अभी स्वीकृत नहीं होगा? तो इसका उल्लेख किस धारा में है? तो ये धारा 43 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि सीएनटी एक्ट में देखेंगे तो वहाँ पे वस्तु रूप में लगान लिया जाता था और उसका उल्लेख धारा 53 में था। तो सीएनटी में धारा 53 और एसपीटी में धारा 43। वहाँ पे सीएनटी में वस्तु रूप में लगान लिया जाता था, जबकि एसपीटी में वस्तु रूप में लगान नहीं लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, धारा 43 में और क्या क्या है? धारा 43 का जो है 43 का, इसको कब जोड़ा गया? तो ये संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा इसको स्थापित किया गया और इसके अनुसार भूधारक के द्वारा मुद्रा लगान 4 बराबर किस्तों में किसी वर्ष के अंतिम दिन प्रत्येक तिमाही को देय होगा और भुगतान समय पर नहीं होने पर उसे बकाया समझा जाएगा। कहने का अर्थ है कि साल भर में अगर 12 महीना होता है तो 12 महीने में 4 बार लगान देना होगा और बराबर किस्त में प्रत्येक 3 माह पर। प्रत्येक 3 माह का जो अंतिम दिन होगा, तीसरा माह का अंतिम दिन होगा, उस दिन लगान का भुगतान हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उसे बकाया समझा जाएगा। इसका उल्लेख धारा 43 क में है। लगान संबंधी जो धारा है, धारा 43 से लेकर के धारा 52 तक इसका उल्लेख है लगान का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, धारा 17 के अंतर्गत कोई रैयत अपनी भूमि पर कोई भी वृक्ष या बांस उगा सकता है और काट सकता है, परंतु इस नियम का अपवाद कौन सा वृक्ष है? तो अभी हमने बताया था। तो कौन सा वृक्ष है? महुआ का वृक्ष। महुआ का वृक्ष लगा तो सकता है लेकिन उपायुक्त के बिना अनुमति। अगला प्रश्न, एसपीटी एक्ट में कोई आदिवासी रैयत किसी दूसरे आदिवासी रैयत को भूमि हस्तांतरित कर सकता है, परंतु इसकी भौगोलिक परिसीमा होगी। तो इसका भौगोलिक परिसीमा क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, परगना या तालुका क्षेत्र। यानी कि परगना या तालुका क्षेत्र के भीतर कोई भी एसटी किसी दूसरे एसटी को अपने भूमि का हस्तांतरण कर सकता है। जबकि सीएनटी एक्ट में अगर देखेंगे तो क्या था? थाना क्षेत्र के अंदर। थाना क्षेत्र के अंदर एसटी एसटी को भूमि का हस्तांतरण कर सकता है। जबकि सीएनटी एक्ट में अगर ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी का हो जाएगा जिला क्षेत्र के अंदर, और जनरल के लिए उसका कोई परिसीमा निश्चित नहीं की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, परगना या तालुका क्षेत्र के अंदर कोई भी एसटी किसी एसटी को भूमि का हस्तांतरण कर सकता है। अगला प्रश्न, गैर आदिवासी रैयत अपने भूमि को अधिकतम कितने समय के लिए भूगत बंद बंधक रख सकते हैं? तो कितने समय के लिए रख सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष के लिए। भूगत बंद बंधक कहने का अर्थ है जैसे कोई गैर आदिवासी कोई रैयत है, ठीक है, किसी दूसरे से पैसा लिया है, क्या किया? पैसा लिया है, कर्ज लिया है
और इसके बदले में बंधक के रूप में वो अपना ज़मीन रखा है, तो ये जो ज़मीन बंधक के रूप में इसके पास रखा है जिससे कर्ज लिया है, तो वो बंधक के रूप में कितने दिन कितने वर्ष तक रख सकता है, तो ये 6 वर्ष तक ही अपने बंधक के रूप में रख सकता है। अगला प्रश्न है, किन उद्देश्यों के लिए भूस्वामी द्वारा रैयतों की भूमि का अर्जन किया जा सकता है? तो किस किस उद्देश्य के लिए रैयतों की भूमि का अर्जन किया जा सकता है? तो पहला आप ऑप्शन देखेंगे तो भवन निर्माण या किसी धार्मिक या शैक्षिक उद्देश्य के लिए, तो इसके लिए भी लिया जा सकता है। दूसरा खान खोदने अथवा उत्पादन करने, तो इसके लिए भी भूमि लिया जा सकता है। तीसरा सिंचाई कृषि अथवा औद्योगिक उन्नति के लिए, तो ये भी राइट आंसर हो गया। सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति प्रभावी करने के लिए, तो ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, यानी कि ये चारों ऑप्शन सही है। इन सारे उद्देश्य के लिए किसानों की भूमि का अर्जन किया जा सकता है। जबकि अगर CNT एक्ट में देखेंगे तो खनन कार्य के लिए और उद्योग के लिए भूमि का अर्जन किया जा सकता है। तो दोनों को आप याद रखें। अगला प्रश्न है, SPT एक्ट की धारा 50 के तहत किन कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? तो लगान में कमी किस किस कारण से किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, किसी जोत या क्षेत्र में अस्थायी रूप से बालू पड़ जाना या पानी भर जाना। देखिए कोई क्षेत्र में कोई भूमि पर अगर पानी भर गया है या फिर बालू वहाँ पे जम गया है तो वहाँ पे खेती तो होगा नहीं, तो इस कारण से उस लगान में कमी किया जा सकता है। दूसरा कि भूस्वामी द्वारा नोटिस देने पर भी 6 महीने के अंदर सिंचाई संबंधी व्यवस्था नहीं हो पाना। जैसे कोई भूमि वहाँ पे भूस्वामी द्वारा नोटिस दिया गया कि यहाँ पे 6 महीने यहाँ पे सिंचाई की सुविधा हो, लेकिन 6 महीना के अंदर भी अगर सिंचाई की सुविधा नहीं हो तो उस ये जो भूमि है इसका लगान क्या होगा? इसमें कमी की जाएगी। तीसरा ऑप्शन है कि उत्पादित खाद्यान्नों के औसत स्थानीय मूल्य में अचानक कमी हो जाना। जैसे कोई भूमि पर जो भी खाद्यान्न उत्पादित हुआ और उसका जो औसत स्थानीय मूल्य है उसमें अगर अचानक कमी आ गया मूल्य में, उसका जो दाम है अचानक उस घट गया, तो क्या होगा? लगान में कमी किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये तीनों कारणों से लगान में कमी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई भूमि धारा 20 के उल्लंघन में गलत तरीके से हस्तांतरित की गई हो और किसी व्यक्ति द्वारा जोती जाती हो तो उसे कितने वर्ष तक कारावास होगा? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, धारा 20 के उल्लंघन में अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से भूमि का हस्तांतरण करता है और उसको जोत कोड़ के उस पर खेती करने लगता है, तो इसके लिए क्या सज़ा है? तो इसके लिए सज़ा है कि 3 वर्ष कारावास होगा या फिर 1000 रुपया जुर्माना होगा या फिर दोनों हो सकता है। और इसके साथ साथ में अगर अपराध जारी रहता है तो प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपया। कितना रुपया? प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपया। अगला प्रश्न कि SPT एक्ट के किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को केंद्र सरकार द्वारा 1990 में 66वां संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में डाला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 66वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1990 में। इसके तहत SPT एक्ट के धारा को SPT एक्ट की सभी धाराओं को किस में डाला गया? 9वीं अनुसूची में डाला गया। लेकिन किस धारा को छोड़ दिया गया? तो है धारा 53। किसको छोड़ा गया? धारा 53 को छोड़ा गया। अब धारा 53 में है क्या? तो अभी हमने ऊपर में एक सवाल बताया था, वो ये है भूमि के अर्जन के संबंध में कि भूस्वामी द्वारा रैयतों की भूमि का अर्जन किन किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तो इसका उल्लेख जो है धारा 53 में है और इसको छोड़ करके बाकी सभी को 9वीं अनुसूची में डाला गया है। 9वीं अनुसूची में डालने का क्या अर्थ है? तो 9वीं अनुसूची में अगर कोई कानून सम्मिलित हो जाता है तो इस कानून में केवल संसद ही संशोधन कर सकती है, न्यायपालिका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगला प्रश्न, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? तो बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट ये पारित हुआ था 1969 में। कब? 1969 में। अगला प्रश्न, SPT एक्ट में कब राज्य सरकार ने संशोधन कर जमीन मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया था? तो ये जो संशोधन हुआ था 2016 में हुआ था, जिसके तहत कोई भी मालिक अपने भूमि की प्रकृति बदल सकता है। प्रकृति कहने का अर्थ है कि इस भूमि पर अगर कृषक को खेती करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए अगर दिया गया है तो वह केवल कृषि कार्य ही कर सकता है। लेकिन 2016 के बाद से ये भूमि का जो मालिक है अपने भूमि की प्रकृति को बदल सकता है, यानी कि भूमि को कृषि के अलावा भी अन्य कार्यों के लिए भी उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न,
एसपीटी एक्ट के अंतर्गत ग्राम प्रधान को किन नामों से संबोधित किया जाता है? तो एसपीटी एक्ट के अंतर्गत ग्राम प्रधान को मुस्तजीर या मांझी के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम प्रधान द्वारा रैयतों या मूल रैयतों से वसूला गया जुर्माना किस मद में जमा किया जाता है? यानी कि जो भी जुर्माना के रूप में धन वसूला जाता है उसको कहाँ पे रखा जाता है? तो वो रखा जाता है प्रधान की पुरस्कार निधि में। कहाँ पे? प्रधान की पुरस्कार निधि में। और इसका खर्च कैसे होता है? तो उपायुक्त के अनुसार इसका खर्च होता है। उपायुक्त जहाँ जहाँ बोलेगा खर्च करने के लिए, यानी कि उपायुक्त की इसमें अनुमति लेना पड़ेगा कि कहाँ पे इसका खर्च होना चाहिए, उपायुक्त यहाँ पे डिसाइड करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस धारा के तहत रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकता है? यानी कि जब तक उपायुक्त नहीं कहेगा तब तक किसी रैयत को उसके भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो इसका उल्लेख बताया था हमने धारा 14 में। किस में है? धारा 14 में। अगला प्रश्न, एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत रैयत को भूमि उपयोग संबंधी अधिकार प्राप्त है? तो ये भी हमने बताया है, धारा 13 में भूमि उपयोग संबंधी अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, धारा 38 के अंतर्गत कुल ग्राम भूमि में कितना हिस्सा चारा भूमि के लिए आवंटित होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, गांव की कुल रकबा का 5%। मान लीजिए गांव है तो इसका 5% भूमि चारा भूमि के लिए आवंटित होना चाहिए, जो जहाँ पे पशुओं को चराया जा सके। ये भूमि 5% से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। तो अगला प्रश्न है, जमींदार अगर किसी रैयत ग्राम में बांध, याहर या जलाशय की मरम्मत व रख रखाव नहीं करता है तो उस पर क्या दंड आरोपित होगा? तो अगर कोई जमींदार किसी ग्राम में बांध, याहर, जलाशय की मरम्मत नहीं करवाता है या फिर उसका रख रखाव नहीं करवाता है तो इसके लिए दंड है कि 200 रुपये तक जुर्माना लगेगा। कितना रुपये तक? 200 रुपये तक जुर्माना लगेगा। तथा अपराध अगर बना रहता है तो अपराध के निरंतरता की स्थिति में 5 रुपया उसको दैनिक देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, धारा 55 के अंतर्गत लगान की वसूली के लिए रैयतों के विरुद्ध किस समय सीमा के भीतर अन्य मुकदमे दर्ज नहीं होंगे? कहने का मतलब है, लगान वसूली के लिए अगर किसी रैयत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है तो फिर दूसरा मुकदमा कितने समय के बाद दर्ज किया जा सकता है? तो ये है 6 माह। 6 माह के बाद फिर से मुकदमा इस पर दर्ज, किसी रैयत पे मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। किसके लिए? लगान की वसूली के लिए। अगर एक बार दर्ज हो गया है तो 6 महीना तक कोई भी दूसरा मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, एसपीटी एक्ट के संदर्भ में आदिवासी का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर आप कमेंट में लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।